यूट्यूब चैनल। तो आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास मैंने इनकम्प्लीट करी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस लेक्चर सीरीज में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसकी आज हम थर्ड क्लास जो है यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी तरीके की बैक टू बैक क्लासेस के लिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास हमने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कॉर्नवालिस के बारे में। फिर हमने थर्ड नंबर के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा था जो लॉर्ड वेस्ले थे, जिनका पूरा नाम रिचर्ड वेस्ले है। और फिर हमने लॉर्ड मिंटो के बारे में पढ़ा था, और एट द एंड हमने जो है हेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, जिनका पूरा नाम अगर हम देखें तो फ्रांसिस रेडन हेस्टिंग है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो सीरीज है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पिछली सीरीज देखनी है तो आप लास्ट 2 क्लासेस में देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम जो है इस क्लास में पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बता देता हूँ। चार्टर एक्ट 1833 के बाद से ही जो है हमारी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई, जिसमें अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ बंगाल तक ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में अपने पैर पसार लिए थे। ऑल ओवर इंडिया वो शासन अपना कर रहे थे। इंडिया के मोस्ट प्रोबेबली हिस्सों में वो अपना शासन कर रहे थे, जिसकी वजह से अब बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे, जिसमें चार्टर एक्ट 1833 जो है अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी एक्ट के बाद जो है हमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट देखने को मिलती है, जिसमें हमें सबसे पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड देखने को मिलते हैं। फिर हमें लॉर्ड एलनबर्ग देखने को मिलते हैं, एंड उसके बाद हेड्रिन देखने को मिलते हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, एंड बहुत सारे हमारे गवर्नर जनरल जो है आए, और एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1828 से 1835 के बीच रहा है। तो देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या क्या काम किया है। तो हम बात करें विलियम बेंटिक की। मैं तुम्हें स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इनमें से सभी के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पर हाईलाइट करूंगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, इसी तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन रहा है। तो विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से लेके 1835 तक का रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो इनके कंटेम्परेरी राजा राम मोहन रॉय रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया। विलियम बेंटिक हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे काम करने वाला है, जिसमें इसने सती प्रथा को खत्म कर दिया। सती प्रथा आप सभी को पता है कि जब किसी भी वाइफ का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो हस्बैंड की चिता के साथ ही उसकी वाइफ को भी साथ में जिंदा जलना पड़ता था, जिसे हम सती प्रथा कहते थे। सती मतलब होता है कि जिंदा औरत अपने पति की मौत में अपने पति की चिता पर बैठकर ही सती हो गई, जल गई। तो ये बिना मतलब का कोई कानून था जो हिंदू प्रथा में बना हुआ था। इसको खत्म किया किसने? विलियम बेंटिक ने, जिसके साथ जो है राजा राम मोहन रॉय ने भी दिया था। और राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक ने मिलकर सती प्रथा को 1829 में खत्म कर दिया। तो विलियम बेंटिक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि 1828 के आने के बाद जस्ट 1 साल के बाद इन्होंने यहाँ पर समाज में बैठी एक सबसे बड़ी कुरीति, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं, वो खत्म करी। तो ये याद रखना है कि राजा राम मोहन रॉय और विलियम बेंटिक के मदद से सती प्रथा को खत्म 1829 में किया गया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने पर अवैध घोषित कर दिया कि भाई अब जो है इसके डीप में थोड़ा बताया हुआ है मैंने कि सेक्शन 17 लगाई 1829 में, एक धारा निकाली सेक्शन मतलब 17, जिसके तहत ये बोला गया कि अगर अब सती कोई भी करवाता है औरतों को तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगा। तो विलियम बेंटिक ने कॉन्सलीमैन की सहायता से 1830 में जो
ठगी प्रथा थी उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी कि ठगी प्रथा क्या था कि ठग देवी काली की पूजा करते थे। तो जो ठग होते थे, मतलब जो ठग एक तरीके से पागल बना के पैसा खींचने वाले लोग होते थे, तो वो काली माता की पूजा करते थे और उसके सहारे जो है ये बहुत लोगों से पैसा ठगने का काम करते थे। तो कौन स्लीमैन जो है कर्नल स्लीमैन जो है, उनकी सहायता से विलियम बेंटिक ने 1830 में ठगी प्रथा को भी खत्म किया गया। उसके बाद इसमें बात करें मैकाले, तो मैकाले की अनुशंसा पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया। क्योंकि मैकाले मिनट जब इंडिया आए थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो मैकाले मिनट जब इंडिया आया था तो उसने इंडियन एजुकेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बात कही थी, जिसको आगे जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कंटिन्यू किया और उसने बोला कि अब इंडियन एजुकेशन को जो है उसका जो तरीका है, उसका जो माध्यम है, वो इंग्लिश बनाया जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें, विलियम बेंटिक यहाँ पर भी शांत नहीं बैठेगा। तो विलियम बेंटिक ने 1830 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य जो कचेर को भी हड़प लिया था। इसने अपने एरिया में मिला लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में इसने जो है इन हिस्सों को मिला लिया था, मैसूर को और मध्य कचेर जो एरिया था और कुर्ग को। तो उसके बाद बात करें तो न्यायालय भाषा फारसी के स्थान पर निम्न स्तर के न्यायालय के में स्थानीय भाषाओं तथा उच्च स्तर के न्यायालयों में अंग्रेजी भाषाओं की प्रयोग की अनुमति दी गई। यानी कि जो विलियम बेंटिक था, इसने बोला कि जो छोटे लेवल की जो कोर्ट होंगे उनमें तो हम जो है अपने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो हायर लेवल की जो कोर्ट होंगे उसमें सिर्फ इंग्लिश भाषा ही जो है मेन रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज का ही मेन रूल रहेगा। तो ये बात बोली, जिसके चलते अब जो लोअर लेवल के जो कोर्ट थे उनमें लोकल लैंग्वेज का भी यूज होने लगा था। यानी कि विलियम बेंटिक थोड़े से अच्छे काम कर रहा था। तो ये सभी काम विलियम बेंटिक ने किए। इनके काम को शॉर्ट में याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो, वो यही है कि विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से सती प्रथा को खत्म किया, जिसके तहत सेक्शन 17 लगाई गई कि अगर अब कोई सती होती है तो उसके घर वालों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से जो है ठगी प्रथा को भी खत्म किया। और उसके बाद जो है इसने मैसूर को भी हड़पा था और मध्य कोचर और कुर्ग को भी हड़प लिया था 1834 में। और इसने ये चीज और अच्छी करी कि अपर लेवल के जो कोर्ट होते थे उनमें इंग्लिश लैंग्वेज और लोअर लेवल के कोर्ट में जो है लोकल लैंग्वेज का यूज करना अलाउ करवा दिया था। तो विलियम बेंटिक के बाद अगर हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है वो रहता है चार्ल्स मेटकाफ। तो जो मेटकाफ साहब हैं, ये 1835 से 36 तक के बीच में रूल करते हैं और इन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है कि भारत में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही प्रेस को मुक्ति दिलाने का काम किया था। क्योंकि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि वहां पर जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, लेकिन प्रतिबंध हटाने के साथ साथ प्रेस के लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर प्रेस को बिल्कुल आजादी देना कि वो अपनी मर्जी से सच्चाई दिखा सकते हैं, इस तरीके का काम जो है वो मेटकाफ ने किया था, इसलिए मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो 3rd नंबर पर लॉर्ड ऑकलैंड जो साहब आए हैं 1836 से 1842, यानी 1836 टू 1842, लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो इंडिया के गवर्नर जनरल रहेंगे। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के टाइम पर हुआ। ऑकलैंड के समय पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई थी। यानी कि जो अफगान लोग थे उन्होंने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराया था, बहुत बुरी तरीके से पीटा था। और 1839 में कलकत्ता से पेशावर तक ग्रांड ट्रंक जो रोड है उसको भी इन्होंने निर्माण करवाया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि जीटी रोड पहले नहीं बना हुआ था, जीटी रोड पहले ही शेरशाह सूरी ने बनवा रखा था, उसकी मरम्मत करवा रखी थी, जो हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन जीटी रोड को आगे और उसका निर्माण कार्य जो है वो किसने करवाया है, वो लॉर्ड ऑकलैंड ने ही करवाया है, जो 1836 से 42 के बीच में रही हैं। और इसका जो निर्माण है इन्होंने वो कलकत्ता से पेशावर तक करवाया था। पेशावर आज हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। उसके बाद जो 4th नंबर पर इंडिया के जो
गवर्नर जनरल रहे हैं वो रहे हैं लॉर्ड एल्नब्रो। तो लॉर्ड एल्नब्रो जो रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय हुआ था। यानी कि जो हमारी दास प्रथा होती थी, जो स्लेवरी सिस्टम होता था, उस स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने का जो काम है वो एल्नब्रो ने किया है। एल्नब्रो भी 1842 से 44 तक रहे हैं, 2 साल तक, ज्यादा कुछ करा नहीं, लेकिन दास प्रथा को खत्म इन्हीं ने ही किया था और उसके लिए 1843 के एक्ट 5 द्वारा इन्होंने काम किया था। और एक जो हम सब एंजॉय करते हैं, रविवार की छुट्टी की जो शुरुआत है वो भी इन्हीं के समय पर हुई थी 1843 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों संडे का जो वेट है वो सभी को रहता है, तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये संडे है, ये जो हम छुट्टी का दिन मनाते हैं, इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई है। तो 1843 से जो है संडे की जो है छुट्टी की शुरुआत मानी जाती है, जो लॉर्ड एल्नब्रो के समय पर ही शुरू हुई थी। तो अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी के बारे में, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहा है अपने टाइम पर भी और आज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहा है और इसका टाइम पीरियड भी काफी लंबा रहा है। लगभग 8 सालों तक जो है इसने एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट पर काम किया है। क्योंकि इसने काम इतने इंपॉर्टेंट किए हैं इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो एक बार देखते हैं हम डलहौजी के बारे में देखते हैं। तो सेकंड जो आंग्ल सिख युद्ध चल रहा था 1848 से 49 के बीच में, और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को। तो ये दोनों चीजें जो हुई हैं ये किसके समय पर हुई हैं? लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही हुई है। कि इसी के समय पर जो है द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ, और आंग्ल युद्ध जो है अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज और सिख आंग्ल युद्ध होने के बाद पंजाब को ब्रिटिश में मिला लिया गया था, जो कि 29 मार्च 1849 को हुआ। उसके बाद इन्होंने एक महान काम और किया, कोहिनूर हीरा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ही वो पर्सन था जिसने कोहिनूर जो डायमंड था उसको इंडिया से महारानी विक्टोरिया के लिए भेजा था। और अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो महाराजा दिलीप सिंह जो है वो पहला इंसान था जिसके समय में कोहिनूर हीरा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे इंडिया के अंदर, जिसको मलिक काफूर जो कि एक स्लेव था अपने अलाउद्दीन खिलजी का, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव मलिक काफूर जो है वो महाराजा दिलीप सिंह से लेकर उसको देता है। और उसके बाद से धीरे धीरे ये कोहिनूर हीरा एट द एंड लॉर्ड डलहौजी के जरिए महारानी विक्टोरिया के पास चला जाता है। तो अगर हम बात करें आगे डलहौजी के बारे में, क्योंकि डलहौजी ने 2 काम कर लिए हैं, पंजाब को अपने में मिला लिया और दूसरा विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा दे दिया, तो विक्टोरिया बहुत खुश होगी। आगे बात करें तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1852 में। लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना करता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको पहले से सर्कुलेट कर रखा है कि 1852 में इनाम कमीशन की जो शुरुआत है वो डलहौजी ही करता है। इसकी भूमिका क्या थी, इसका यूज क्या था? तो इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना, यानी कि इसका उद्देश्य यह था कि जो भूमिकर रहित जागीर थे ना उनको पता करना और उनसे भूमि को छीनना, इसका एक इंपॉर्टेंट काम था किसका? इनाम कमीशन का। देखो इसमें रहा ये कि कुछ एक जागीरदार ऐसे थे जिनके पास जमीनें नहीं थी लेकिन फिर भी वो जागीरदारी करते थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने दूसरी की जमीनों पर कब्जा करके अपनी जमीनें बता रखी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को आंखों में धूल झोंक रहे थे कि जमीनें हमारी हैं, और उसके बेसिस पर जागीरदारी की सैलरी लिया करते थे, तो उनको ढूंढकर उनकी जमीनें उनसे छीनना एक इनाम कमीशन के तहत किया गया था। तो इनाम कमीशन जो है जागीरदारों से जमीन छीनने से रिलेटेड था जिनके पास भूमि नहीं थी, और इसको डलहौजी ने बनवाया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। डलहौजी का जो शासनकाल है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत। इसके तहत ये होता था कि अगर कोई राजा है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई भी बेटा नहीं है, तो उसके मरने के बाद जो है उसकी सारी संपत्ति ब्रिटिश राज्य में मिला ली जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में मिला ली जाएगी। यानी कि वो राजा अपने चाचा ताऊ या अपने दोस्त के बच्चों को अपना राज्य नहीं दे सकता था। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ही लेकर आता है इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जिनके उत्तराधिकारी नहीं होते हैं, तो उन राज्यों को
ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। तो इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा। उसके बाद 1849 में मतलब उड़ीसा का संबलपुर मिलाया गया था। बघाट हिमाचल प्रदेश में है, 1850 में इसको भी मिला लिया गया था। उसके बाद उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में, उदयपुर नहीं है राजस्थान वाले, उदयपुर है जो कि मध्य प्रदेश में, 1852 को इसको भी मिला लिया गया था। और एट द एंड झांसी 1853 में, नागपुर में, झांसी को 1853 में मिलाया गया था और नागपुर को 1854 में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति के तहत मिला लिया गया था। तो ये कुछ एक राज्य थे जिनके उत्तराधिकारी ना होने की वजह से लॉर्ड की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है इन राज्यों को। तो 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो हम बात करें अगर 1856 की, तो उस समय पर अवध में ये कह के कि अवध का जो राजा है वो अपना शासन अच्छे से नहीं चला पा रहा है, उसके राजा के बस की नहीं है शासन चलाना, वो राजा अच्छा नहीं है, वो कुशासन मतलब चला रहा है, कुशासन का आरोप लगाया। और उस समय वाजिद अली शाह जो था वो अवध का शासक था और उसके चलते ही अवध को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। तो इस तरीके के जो बुरे काम हैं वो डलहौजी ने किए, लेकिन फिर भी डलहौजी ने कुछ एक ठीक ठाक भी काम किए जो कि आज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं। लाइक जैसे उसने पोस्टल सर्विस इंप्रूव कराई, रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया, हम देखते हैं। तो 1856 में अगर हम बात करें तो 1856 में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया सबसे पहले तो, और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। 1854 में वुड डिस्पैच को भी इसी ने लागू किया। वुड डिस्पैच के बारे में आगे देखने को मिलेगा। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द फादर ऑफ रेलवे इन इंडिया डलहौजी। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेल चलाई गई थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ जो कि इसी के समय पर हुआ, और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी डलहौजी के समय पर ही शुरू हो रहा है। तो डलहौजी इतना सब कुछ डेवलपमेंटल वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी डलहौजी के टाइम को हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी लेकर आया था जिससे बहुत बुरा काम हुआ था इंडिया में। आगे देखते हैं तो इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी, यानी कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, वो इसी ने ही बनाया था। सबसे पहली बार पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को अलग से सेपरेटली इसी ने फॉर्मेट किया था। तो इंपॉर्टेंट है, पीडब्ल्यूडी जो हम देखते हैं वो इसी की देन है। इसके बाद बात करें तो 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग की भी स्थापना यही करता है। लोक सेवा आयोग की स्थापना किसने करी? इसी ने, लॉर्ड डलहौजी ने ही करी है। इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा भी जो है वो डलहौजी ने ही स्टार्ट करी थी। उसके बाद बात करें तो इसने शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, क्योंकि ये अंग्रेज जो थे वो इंग्लैंड में रहते थे और वहां ठंड होती है, तो इंडिया की मई जून की गर्मियां ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो मई जून के महीने में ये इंडिया के नॉर्थ वाले हिस्से में चले जाते थे, इसीलिए शिमला को गर्मी की इसने जो है कैपिटल बनाया, ताकि गर्मी के महीनों में ये शिमला में जाके अपने आप को सर्वाइव करा सके, क्योंकि शिमला में गर्मियों में भी ठंड पड़ती थी। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को डलहौजी ने ही बनवाया था। 1853 में से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई कि अब जो है इंडिया में अधिकारी जो होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाएंगे, जो क्लरिकल डिपार्टमेंट में अपॉइंट होंगे, उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसके लिए उम्र की सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। यानी 18 साल से लेकर और 23 वर्ष तक की उम्र के बच्चे जो इंडियन होते थे वो जो है इस सिविल सर्विस में के एग्जाम में बैठ सकते थे। तो सिविल सर्विस के एग्जाम की शुरुआत जो है वो डलहौजी के समय पर ही देखने को मिलती है, जो कि आज हम अलग अलग स्टेट में देखने को मिलते हैं। जैसे यूपी स्टेट में सिविल सर्विस हो गई, दिल्ली में सिविल सर्विस हो गई, एसएससी, एमटीएस, तो ये सब सिविल सर्विस के एग्जाम है जिनमें हमें जो है कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है डलहौजी ने ही
करी थी 1853 में। उसके बाद बात करें तो सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिसे हम भूल नहीं सकते कभी, यही पहला इंसान था जिसने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में पार्टिसिपेट किया और उसमें पास हुआ। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहला जो सिविल सर्वेंट बना था, मतलब सबसे पहला सिविल सर्वेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो बना था, वो सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जो 1863 में बना था, जिसने लंदन में जाके एग्जाम दिया था। और 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थान पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ये एक्चुअली सॉरी